नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग देख लेते हैं यूपी टीजीटी 2004 के अंतर्गत भूगोल से पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला में आगे की ओर। तो इसके पहले जो वीडियो था उसमें 1 से लेके 39 नंबर प्रश्न तक बताया गया था, उनको सॉल्व किया गया था। अब हम लोग 39 से फिर शुरू करते हैं और आगे जो कुल प्रश्न पूछे जाते हैं 63 वहाँ तक चलते हैं। तो जो 39 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि है, कौन सी है? भारत, चीन, इंडोनेशिया, मध्य पश्चिमी एशिया। तो चीन जो है मंगोलॉयड प्रजाति की जो है जन्मभूमि है। और इनकी विशेषता क्या होती है कि इनका जो है चेहरा चपटा होता है, नाक दबी होती है, ललाट छोटा होता है और उभरा हुआ होता है। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मूल की फसल नहीं है? चावल, गन्ना, मक्का, आम। तो मक्का जो है इसमें भारतीय मूल की फसल नहीं है। अगला हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है कि फ्लाई ऐश उत्पन्न होती है ताप विद्युत केंद्रों से, खाद कारखाना से, कोयला खदान से, सीमेंट कारखाना से। तो जो फ्लाई ऐश है वो ज़्यादातर जो है उत्पन्न होती है सीमेंट कारखाना से, क्योंकि कोयला, जिप्सम, चूना पत्थर आदि पदार्थों का उपयोग होता है सीमेंट बनाने में और जिन्हें पीसने से फ्लाई ऐश निकलती है। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न जो कि भारत भूगोल से संबंधित है। 42 नंबर, नागार्जुन परियोजना बांध किस नदी पर बनाया गया? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। सभी लोगों को मालूम है कृष्णा नदी पे, जो कि क्या है अभी तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है। ठीक है, तो तेलंगाना और आंध्रा के बॉर्डर पे है, तो तेलंगाना में इसका ज्यादा भाग पड़ता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि दून घाटी कहाँ स्थित है? महान हिमालय में, लघु हिमालय में, शिवालिक हिमालय में, उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो दून जो घाटी है वो आपकी जो है शिवालिक में है। तो आपको बताते चलें कि जो पश्चिमी भाग है हिमालय का, उसमें जो है पश्चिमी एवं मध्य भाग में इसे दून कहते हैं और जैसे ही पूर्व में बढ़ते हैं तो इसे द्वार कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे हरिद्वार है ना। तो आइए हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न जो है 44 नंबर कि जाड़े के दिनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, तूफानी होती है, लौटते हुए मानसून से होती है, उष्णकटिबंधीय झंझावात से होती है या पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो सभी लोगों को मालूम है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया है जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में नदी दी हुई है, दूसरी तरफ जो है परियोजना दी हुई है। एक तरफ जो नदी है कृष्णा, कृष्णा को कि पर कौन सा बांध बना हुआ उसको देखना है। तो कृष्णा पे बंधा कौन सा बांध बना है? नागार्जुन सागर। और सतलज पे कौन सा बांध बना हुआ है वो आपको मालूम है, कौन सा? भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध। अब उसके बाद जो है महानदी पे कौन सा बना हुआ है? हीराकुंड बांध। ठीक है, और भागीरथी और भिलंगना के संगम पे बना हुआ कौन सा? टिहरी बांध। तो आप इनको मिला दीजिएगा, अगर मिलाएंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सीक्वेंस से लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो है भागीरथी, टिहरी, महानदी पे जो है हीराकुंड, सतलज, भाखड़ा नागल, कृष्णा, नागार्जुन सागर। ठीक है, मिला दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा पत्तन लौह अयस्क निर्यात करने वाला सर्व प्रमुख पत्तन है? मर्मगांव, बम्बई, कोचीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सबसे ज्यादा लोहे का जो है निर्यात करता था उस समय वो था मर्मगांव। जो विकल्प दिए हुए हैं उनमें, तो ये जो स्थित है मर्मगांव वो कहाँ पे है? गोवा राज्य में है। वो लोहे के क्या कहते हैं निर्यात के लिए ज्यादातर फेमस है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो भारत पे जो प्रथम जल विद्युत निर्माण परियोजना है वो की गई थी कावेरी नदी पे, और जिसका नाम क्या है आप जानते होंगे? शिव समुद्रम। ठीक है, शिव समुद्रम परियोजना थी और 1902 से जो है इसमें जो है जल विद्युत प्रारंभ किया गया था, जल विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जलवायु प्रकार दिया है, दूसरी तरफ देश दिए। तो जलवायु प्रकार में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ विषुवतरेखीय, मानसूनी, भूमध्य सागरीय, उष्ण व स्थलीय दिया हुआ, दूसरी तरफ देश दिए हैं। तो भूमध्य विषुवतरेखीय जो है वो कहाँ पे होगा? ये आप सीधी चले जाइए जावा में। ठीक है, मिला दिए। और मानसूनी कहाँ होगी? श्रीलंका में होगी। भूमध्य सागरीय कहाँ होगी? साइप्रस में। उष्ण मरुस्थलीय कहाँ होगी? नामीबिया में। आप इनको मिला देंगे, फिर उसके बाद 3 नंबर आपका ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, कोड मिला दीजिएगा आसानी से। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का कौन सा प्रदेश
मसालों का बगीचे के नाम से जाना जाता है? सभी को मालूम है, कक्षा 5 से ही पढ़ते आए हैं, केरल, है ना? तो आप उसको मिला दीजिए। अगला प्रश्न जो पूछा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के किस क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है? गंगा सिंधु का मैदान, कृष्णा गोदावरी का मैदान, केरल तमिलनाडु का क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टाई भाग है, जो वहाँ पे जो है क्या होता है, सबसे ज़्यादा गन्ने धान का उत्पादन होता है वहाँ। और उसके बाद वहाँ पे दो फसलें बनाई जाती हैं, मतलब बोई जाती हैं फिर काटी जाती हैं। तो पहली जो फसल बोई जाती है वो मई से सितंबर तक बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर तक काट ली जाती है, और दूसरी अक्टूबर से मार्च तक बोई जाती है और जनवरी से जून के बीच में काट ली जाती है कभी भी। तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह के लिए, तांबा के लिए, अभ्रक के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो जो कोडरमा है वो आपको मालूम है कि झारखंड में स्थित है, और झारखंड में ये फेमस है अभ्रक के लिए। और अभ्रक के जो और उत्पादन करने वाले जो खाने हैं उनमें है कालीपेडु और तेलीवाडु, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि भारत के भूपत्रकों या सर्वे सीटों का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? ये देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो आपको मालूम होगा कि भारत के जो भूपत्रक होते हैं, टोपोसीट्स होती हैं, उनको पब्लिश करता है सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय सर्वेक्षण विभाग, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है देहरादून में, ठीक है? तो वहाँ से पब्लिश होता है। और आपको बताते चले कि एक और संस्थान है जो प्रकाशित करता है, मैप्स प्रकाशित करता है, वो है नाटमो, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना प्रोफेसर एसपी चटर्जी महोदय ने 1956 में की थी, ठीक है? और वही उसके पहले डायरेक्टर थे। और कहाँ पे स्थापित किया था? कोलकाता में किया था। तो आप यहाँ से 3 प्रश्न आपके तैयार हो गए कि टोपोशीट का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो देहरादून हो गया। कौन करता है? सर्वे ऑफ इंडिया करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में है। और उसके बाद एक और प्रश्न बहुत अच्छा पूछा जाता है कि सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1767 ईस्वी में। फिर पूछा जाता है कि इसका पहला संस्थापक कौन था, या पहला जो है सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो वो था मेजर जेम्स रेनल, ठीक है? और इसी तरह से नाटमो के बारे में हमने जो बताया कि नाटमो का जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, 1956 में स्थापित किया गया। किसके द्वारा किया गया? प्रोफेसर एसपी चटर्जी द्वारा। एसपी चटर्जी जी को ही भारत में भूगोल का पिता कहा जाता है, भारतीय भूगोल का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है? आइए हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न कि भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 3500 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, 7040 किलोमीटर। तो आपको बताते चलें जो तटरेखा की कुल लंबाई है वो कितनी है? 7516.6 किलोमीटर, ठीक है? और आपको बताते चलें कि भारत का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जो विस्तार है, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम जो है 2933 किलोमीटर, और कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, सीमा है वो 15200 किलोमीटर। जलीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो है आपका 7516.6 किलोमीटर। और अगर द्वीपों को छोड़ दिया जाए, मतलब द्वीपों की सीमाओं को छोड़ दिया जाए, तो मुख्य जो तटरेखा है भारत की, उसकी जो कुल लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। तो ये आपके ये देखिए 4, 5, 6 प्रश्न तैयार हो गए इसी जगह पे, है ना? तो एक प्रश्न को ऐसे सॉल्व करना है कि जिससे कई प्रश्न तैयार हो जाए आपके। तो बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करने का यही आपको फायदा मिलेगा। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसमें इस तरह के 1 लाइनर, 2 लाइनर या कॉन्सेप्चुअल या मिलान करने वाले या कूट करने वाले, बहुत से कार्य कारण वाले प्रश्न, इस तरह से बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए पहले हम लोग सरल प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे सरल से जटिल की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले यूपी टीजीटी सॉल्व करेंगे, फिर पीजीटी सॉल्व करेंगे, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर सॉल्व करेंगे, फिर यूजीसी सॉल्व करेंगे, इस तरह से सीक्वेंस में बढ़ते जाएंगे। अगला प्रश्न जो पूछा गया उसको देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब माउंट आबू कहाँ है? अरावली पहाड़ियों पे, ठीक है, सही है। तो माउंट आबू के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई अरावली जो पहाड़ियां है राजस्थान में सबसे पहले, और माउंट आबू जो है अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। और कितनी ऊंची है ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया चुका। तो 1722 मीटर ऊंची है, ठीक है। अब कोडाई कनाल जो है वो दिया हुआ है अन्नामलाई में, नहीं भाई कोडाई कनाल उसमें नहीं है, बल्कि पटनी की पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। अब ऊटक मंडलम जो है
वो ऊटी जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो नीलगिरी की पहाड़ियों में सही है। शिमला जो है पीर पंजाल की श्रेणियों में है, जो कि मध्य हिमालय का भाग है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो पीर पंजाल श्रेणी हो गई। अगला प्रश्न जो पूछा गया उसको हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर स्थित नहीं है? वाराणसी, नागपुर, कन्याकुमारी, कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर जो है NH7 पर स्थित नहीं है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, अब इसी में एक प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH विच इज द स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। तो आप मुझे कमेंट में पोस्ट करके बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित किस प्रदेश में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल बिछा है? किस प्रदेश में? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो आप बताइए कौन सा है? तो जो सबसे ज्यादा जाल बिछा हुआ है वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो कौन सा है? वो है केरल। तो अब यहीं पे प्रश्न बनता है कि भारत के जो मुख्य बंदरगाह हैं कुल कितने हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि महाद्वीपीय शेल्फ कॉन्टिनेंटल शेल्फ की औसत गहराई कितनी होती है? 100 फैदम लगभग में 600 फीट, मतलब कि एक फैदम में 6 फीट होता है। ठीक है, 150 फैदम 900 फीट, 200 फैदम 1200 फीट, 250 फैदम 1500 फीट। तो आपको मालूम है जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है या महाद्वीपीय शेल्फ होता है, मग्न तट होता है, उसकी जो औसत गहराई होती है वो लगभग 600 फीट, लगभग में 200 मीटर या 100 फैदम होती है। ठीक है, अगला, और इसका जो ढलान होता है वो 1 से 3 डिग्री के आसपास होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 जून, 11 नवंबर, 11 जुलाई, 11 सितंबर। तो आप बता दीजिएगा भाई कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि विश्व के 4 विशाल नगरों की जनसंख्या का आकार अवरोही क्रम में नहीं है। कौन सा अवरोही क्रम में नहीं है? ठीक है, तो टोक्यो, मैक्सिको सिटी, न्यूयॉर्क, मुंबई। ठीक है, ये सही है। अगला देख लेते हैं, मैक्सिको सिटी, टोक्यो, मुंबई, न्यूयॉर्क। मैक्सिको सिटी, टोक्यो, न्यूयॉर्क, मुंबई। टोक्यो, मैक्सिको, ये। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है उसको पहले ध्यान से फिर देख लेते हैं। विश्व के 4 विशाल नगरों की जनसंख्या का आकार अवरोही क्रम में नहीं, अनुक्रम में। ये प्रश्न आपका कट गया, तो इसको जो है आपको बस इस प्रश्न में यही ध्यान रखना है कि जो उनका सीक्वेंस है प्रश्नों का, मतलब कि जो नगरों का सीक्वेंस है, जो मेगा सिटीज हैं, उनकी जनसंख्या आपको याद रखनी। कम से कम 4 जो विशाल नगर हैं उनको आपको याद रखना है। उदाहरण के लिए जैसे मैक्सिको सिटी की जो जनसंख्या है वो लगभग में 3 करोड़, टोक्यो की लगभग में 2 करोड़ 36 लाख, न्यूयॉर्क की लगभग में 2 करोड़ 25 लाख और मुंबई की 1.67 करोड़। ये जो जनसंख्या है वो जनगणना 2001 के अनुसार, मतलब कि विश्व की जो जनसंख्या प्रकाशित की गई थी 2000 के अनुसार। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि कार्यशीलता की दृष्टि से बच्चों और वृद्धों की जनसंख्या क्या कहलाती है? निष्क्रिय जनसंख्या, आश्रित जनसंख्या, प्रौढ़ और युवा जनसंख्या, सामाजिक दृष्टि से आश्रित जनसंख्या। तो इसे कहते हैं आश्रित जनसंख्या, डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो 15 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक की जो जनसंख्या होती है, आयु वर्ग की जनसंख्या होती है, उसे आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। और इसी तरह से 16 वर्ष से लेकर 64 वर्ष तक की जो जनसंख्या है वो कार्यशील जनसंख्या कहलाती है, और उसी पर ये निर्भर होते हैं आश्रित जनसंख्या। ठीक है, तो आपको बताते चले कि जो निर्भरता अनुपात है वो विकासशील देशों में विकसित देशों की तुलना में अधिक पाया जाता है, और भारत में कार्यशील जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? एलिफेंटा, न्यूमूर, लक्षद्वीप, रामेश्वरम। तो आपको मालूम है रामेश्वरम स्थित है। ठीक है, तो एलिफेंटा जो है वो श्रीलंका में एक दर्रा है जो कि जाफाना द्वीप को उससे जो है शेष देश को अलग करता है, मतलब कि श्रीलंका और जाफाना द्वीप प्रायद्वीप जो है वो उसमें अलग करता है। और जबकि लक्षद्वीप अरब सागर में है, और
क्या कहते हैं, न्यूमूर द्वीप जो है गंगा नदी के मुहाने पे है, और रामेश्वरम जो है भारत और श्रीलंका के बीच धनुष कोण पर स्थित है। जो लास्ट प्रश्न है यूपी टीजीटी 2004 का जो पेपर था, रिवाइज्ड पेपर, उसका अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिवस को विश्व परिवेश दिवस के रूप में जाना जाता है। तो विश्व परिवेश दिवस मतलब विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। और जो 16 सितंबर है उस दिन मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस, और 5 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल मैरीटाइम दिवस, राष्ट्रीय नौसेना दिवस, ठीक है। तो ये आपके इतने प्रश्न हो गए। उम्मीद है कि ये वीडियोज और ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। आपको अगर पसंद आई हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इन वीडियोस का फ़ायदा मिल सके, और इस लॉकडाउन और कर्फ्यू के समय में उनको इन वीडियोस से अधिक प्रेरणा मिल सके और वो अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। धन्यवाद।